लास्ट वीडियोस में हम पढ़ रहे थे प्रजनन या रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई भी अपने ही समान संतान को उत्पन्न कर रहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रत्येक जाति के जो जीव रहते हैं वो अपने ही समान संतानों को कैसे उत्पन्न करते हैं, उनसे अलग संतानों को उत्पन्न क्यों नहीं करते। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है या बेस है या आधार है, वह प्रमुख चीज होती है आनुवंशिक गुण। तो अब हम जो सेकंड यूनिट है, उस सेकंड यूनिट में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है आनुवंशिकी या आनुवंशिकता। ये दोनों ही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और इन टॉपिकों को डिस्कस करने के लिए या आनुवंशिकता को समझने के लिए कई शब्द ऐसे आते हैं जिन्हें हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं या पारिभाषिक आनुवंशिक शब्दावली होती है। और यह शब्दावली 2 नंबर में, 1 नंबर में, 3 नंबर में किसी भी तरीके से आ सकती है। तो हमको डिटेल पढ़ के चलना है और डिटेल से ही आप 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम डिटेल पढ़ेंगे उससे आप शॉर्ट तो कर सकते हो, किंतु यदि हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे डिटेल होना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले हमको बेसिक कंसेप्ट जेनेटिक्स के पता होना चाहिए, जिससे कि हम मेंडलिज्म या मेंडल्स के लॉ को डिस्कस कर पाएंगे। तो आज हम सेकंड यूनिट का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह टॉपिक है जेनेटिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। तो जेनेटिक्स या आनुवंशिकी क्या होती है? नाम से मालूम चल रहा है आनुवंशिकी। यह भी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। किस प्रकार की शाखा है? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षणों अर्थात जो जेनेटिकल कैरेक्टर होते हैं या जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, और इसी के साथ साथ हम वेरिएशंस या विभिन्नता का भी अध्ययन करते हैं। तो वह शाखा कहलाती है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। क्या किस किस का अध्ययन करेंगे हम इसमें? 2 चीजें प्रमुख हैं, हेरिडिटी एंड दूसरा प्रमुख है वेरिएशंस। इन दोनों की जो स्टडी हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को, विज्ञान की शाखा को हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। तो सबसे पहले तो जो टर्म भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उन सब टर्म को आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब 2 शब्द हमने क्या लिखे हैं? एक तो लिखा है यहाँ पर हेरिडिटी, मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं आनुवंशिकता, और दूसरा शब्द लिखा है हमने वेरिएशंस। इसका मतलब होता है विभिन्नता, आनुवंशिकता और विभिन्नता। इन दोनों का जब अध्ययन होगा तो वह कहलाएगी आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी क्या है? एक विस्तृत शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विभिन्नता दोनों का अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि आनुवंशिकता या हेरिडिटी क्या होती है। तो नाम से मालूम चल रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, प्रत्येक जीव अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करता है। तो प्रत्येक जीव मीन्स पेरेंट्स, और जो संतान बन रही है उसको हम जेनेटिक्स भाषा में बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। तो प्रत्येक पेरेंट्स जब ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है तो वह ऑफस्प्रिंग कैसी होती है? अपने पेरेंट्स के समान ही होती है, अर्थात उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो आनुवंशिकता क्या हुई? कि विज्ञान की या आनुवंशिकी या जेनेटिक्स की एक शाखा है। किसकी शाखा है? जेनेटिक्स की एक शाखा, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इस प्रकार के आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसमिट होते हैं। तो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? क्या कहलाएगी? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो कहलाएगी हेरिडिटी या आनुवंशिकता। अब वेरिएशंस या विभिन्नता क्या होती है? तो हम देखते हैं कि प्रत्येक जो जीव होते हैं, एक ही जाति के जीव अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, कुछ डिफरेंस रखते हैं या कुछ अंतर रखते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना होती है जिसमें कोई भी जाति के जीव अपने जनक या पेरेंट्स से कुछ
गुणों में भिन्नता दर्शाते हैं, चाहे वो भिन्नता मॉर्फोलॉजिकल हो या फिर वो विभिन्नता कैसी हो, फिजियोलॉजिकल हो, अर्थात आकार की हो या कार की हो, तो वह विभिन्नता कहलाती है वेरिएशंस। और इन दोनों की सम्मिलित अध्ययन को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का जो मेन कंसेप्ट है वो है अनुवांशिकता या अनुवांशिक लक्षण, जिन्हें हम हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। यह कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पहुंचते हैं। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, किस पर, जेनेटिक्स पर। तो जेनेटिक्स का जो सबसे अधिक वर्क किया है और यह वर्क जो किया गया है और उस वर्क को हमने मेंडलिज्म के नाम से भी जाना है। मेंडलिज्म में क्या है कि मेंडल्स ने जो अनुवांशिकी के लक्षणों के नियम दिए हैं या अनुवांशिकता पर जो कार्य किया है वह संपूर्ण कार्य कहलाता है मेंडलिज्म या मेंडल्स का वर्क। मेंडल ने किस प्रकार का कार्य किया है, इस कार्य में क्या बोलते हैं, मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये ओटी में भी आता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाता है, मेंडल। मेंडल का पूरा क्या नाम है, ग्रिगोर जॉन मेंडल, जो मेंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उसने जो कार्य किया था वैज्ञानिक ने, वो मेंडलिज्म कहलाता है और इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के पिता के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जो नियम दिए हैं वो मेंडल के नियम के नाम से भी फेमस हुए हैं और उन नियमों में जो टर्म आते हैं उन टर्मों को जानना आपके लिए सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मेंडल्स ने किस प्लांट पर कार्य किया है। ये ओटी में भी आता है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट्स चूज किया है वह प्लांट है पी या मटर। कौन सा पौधा चुना है, मटर का पौधा मेंडल्स ने चुना है अपने प्रयोगों के लिए और इसका वानस्पतिक नाम भी पूछा जाता है। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम किसका नाम है, मटर का वानस्पतिक नाम। मटर क्या है, मेंडल्स ने अपने अनुवांशिकी का जो कार्य किया है वो जिस पौधे पर किया है वह पौधा है मटर। अब अगला प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि मेंडल्स ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया अपने प्रयोगों के लिए। तो उसके दो तीन ऐसे प्रमुख कारण जो आपको याद होना चाहिए, लिख के आ सकते हो, 2 नंबर में या 3 नंबर में आए कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि सबसे पहला और प्रमुख कारण है कि जो मटर के पौधे का लाइफ साइकिल होता है वो लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कैसा होता है, उसका बहुत छोटा होता है। जीवन चक्र कम समय में पूर्ण करने के कारण इसके जो परिणाम होते हैं वो उसको शीघ्रता से प्राप्त हो। तो पहला कारण है मटर के पौधे का चुनाव करने का कि मटर के पौधे का जीवन चक्र छोटा होता है, इस कारण परिणाम क्या होते हैं, शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, जो मटर का पौधा होता है वो कैसा होता है, उसका जो फ्लावर है वह फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं। तीसरा इसका कारण लिख सकते हैं आप कि इसमें क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स स्वपरागण की घटना पाई जाती है। चूंकि बाइसेक्सुअल है तो इसमें कौन सी क्रिया होती है, स्वपरागण कराना संभव होता है और परपरागण के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हम कारण क्या लिख सकते हैं इसी में कि जो मटर का पौधा है उसमें कई प्रकार के कंट्रास्ट कैरेक्टर पाए जाते हैं। कौन से कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, कंट्रास्ट कैरेक्टर। कंट्रास्ट कैरेक्टर का मतलब होता है कि विपरीत लक्षण, विपर्याय लक्षण या विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। और इसमें भी एक मोती बनता है कि मटर, जिस मटर के पौधे पर मेंडल्स ने कार्य किया है तो उस मटर के पौधे के कितने
कंट्रास्ट कैरेक्टर का प्रयोग किया है। तो ये कंट्रास्ट कैरेक्टर जो विपरीत लक्षण होते हैं वो मेंडल्स ने जो प्रयोग किए हैं अपने नियमों में या आनुवंशिकी के नियमों में, वो कितने कैरेक्टर हैं? 7 पेयर, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को मेंडल ने लिया है। ये भी ओटी का प्रश्न है। कितने? 7। जैसे कंट्रास्ट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? विपरीत लक्षण प्राप्त होना। जैसे कि उसने सबसे पहले लक्षण दिया एक लेंथ का। किसका लक्षण दिया उसने? लंबाई का। लंबाई में क्या? मटर का पौधा छोटा भी है, टॉल भी मिला उसे, और डॉर्फ बॉन्ड। फिर दूसरा कैरेक्टर उसने लिया कलर। तो कलर में जो मटर की पुष्प है उसको येलो कलर भी मिले, पर्पल भी मिले और व्हाइट भी मिले। तीसरा लिया उसने सीड कॉट, कलर ऑफ सीड कॉट, बीज पत्रों का रंग, उसको येलो भी और ग्रीन भी। फिर शेप, शेप यानी आकृति ऑफ किसकी? बीज, बीजों की आकृति। तो किस तरह से? विपरीत लक्षण का मतलब राउंडेड या गोलाकार बीज भी प्राप्त हुए और झुर्रीदार या रिंकल्ड बीज भी हो। तो इस तरह से इसकी कंट्रास्ट कैरेक्टर का मटर में अधिक पाए जाते हैं और इस कारण मटर के पौधे का उसने चुनाव किया। तो इस तरह से हम 2 नंबर में 3 नंबर में प्रश्न आएगा कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। तो हम उस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहली हेडिंग बनेगी लाइफ साइकिल। तो हम लिखेंगे मटर के पौधे का जीवन चक्र छोटा होता है, इस कारण उसके परिणाम हमको प्रयोग के लिए शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा हेडिंग लिखेंगे आप बाइसेक्सुअलिटी, कि मटर के जो पुष्प रहते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, इस कारण क्या हो जाता है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की घटना या स्व परागण शीघ्रता से संभव हो जाता है, पर परागण की युक्तियाँ नहीं करनी पड़ती हैं। फिर रख सकते हैं हम मटर के पौधे में क्या पाए जाते हैं? कई प्रकार के कंट्रास्ट या विपरीत लक्षण प्राप्त होते हैं और जिन 7 लक्षणों का प्रयोग किया उनकी संख्या कितनी है? 7 पेयर या 7 लक्षण। तो ये प्रश्न बना कि मेंडल्स ने किस पौधे पर प्रयोग किया, तो उत्तर होगा मटर के पौधे पर। फिर आता है कि मेंडल्स ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, तो उसका हमने उत्तर पढ़ा। फिर आता है इसी से मिलता जुलता प्रश्न होता है कि मेंडल की सफलता के कारण बतलाइए, कि मेंडल क्यों सफल हुआ। तो हम इसी से मिलता जुलता लग सकते हैं, इसी में से बन जाएंगे कि मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला कारण तो यही है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया, जिसके कारण ये जीवन चक्र छोटा होने के कारण मटर का पौधा उसको शीघ्रता से परिणाम प्राप्त हुए और प्रयोग करने में सफलता हासिल हुई। दूसरा हम लिख सकते हैं इसी में कि जो मेंडल्स थे वो एक गणित की जानकारी भी रखते थे, इस कारण उन्होंने अपने जितने भी प्रयोग थे उन सभी का मैथमेटिकल और स्टैटिकल डाटा, मतलब गणितीय आधार पर और सांख्यिकी आधार पर पूरा डाटा या आंकड़े समुचित रूप से अपनी प्रयोगशाला में रखे, जो कि उस समय तो प्राप्त होने के बावजूद भी मेंडल को कोई समझ नहीं पाया था, किंतु बाद में उन्हीं रिसर्च पेपर के आधार पर, डाटा के आधार पर मेंडल बाद में फेमस हुए। तीसरा लिख सकते हो सफलता के कारण में कि उन्होंने क्या किया है कि मेंडल्स ने कई प्रकार के मटर के जो विपरीत लक्षण थे उन विपरीत लक्षणों को प्रयोग किया। चौथी बात कि मेंडल्स ने हर एक लक्षण पर पहले कंसंट्रेट किया है, मतलब एक बार में एक ही लक्षण प्रयोग के लिए लिया है। जब वह लक्षण के परिणाम प्राप्त हुए तब उन्होंने दूसरे, तीसरे, इस तरह से अलग अलग विपरीत लक्षणों पर कार्य किया है। तो ये है मेंडल्स की सफलता के कारण, जिसमें मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था उसके कारण भी आप 2-3 लिख सकते हैं। तो ये तो हुए आनुवंशिकी के जनरल क्वेश्चन। अब हम आते हैं एक्चुअल आनुवंशिकता पर कि किस तरह से आनुवंशिकता का हम अध्ययन करते हैं। तो उसमें जो टर्म आते हैं वो टर्म आपको 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट्स के बेस पर, और उनके आधार पर ही हम आगे आनुवंशिकता को समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो टर्म पढ़ रहे हैं ये टर्म आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, तब हम नेक्स्ट वीडियोस में जाकर मेंडल्स के नियम की स्टडी कर पाएंगे। तो आज हम जो टर्म पढ़ रहे हैं वो टर्म है, सबसे पहला टर्म है इसमें
क्या लिया है उन्होंने, फैक्टर। पहला टर्म फैक्टर, इसी को हम कहते हैं फैक्टर को एलिल, या इसी को वर्तमान में कहते हैं जीन। क्योंकि जब मेंडल्स ने अपने नियम दिए थे उस समय इस जीन शब्द का प्रतिपादन नहीं हुआ था। इस जीन शब्द को बहुत बाद में जॉनसन ने प्रपोज्ड किया था। उस समय क्या बोलते थे, सबसे पहले बोला गया जीन को फैक्टर, फैक्टर, उसके बाद बोला गया एलिल और फिर बाद में बोला गया है जीन। तो जीन का हो, एलिल का हो या फैक्टर, क्या चीज़ होती है कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम जो भी आनुवंशिक शब्द प्रयोग करते हैं वह कहलाता है फैक्टर, एलिल या जीन। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज जैसे कि हमने एक गुण लिया मटर का, टॉलनेस। टॉलनेस मीन्स लंबाई। तो इस लंबेपन के गुण को निर्धारित करने के लिए हम जो सिंबल या संकेत प्रयोग करते हैं वह कहलाते हैं फैक्टर या कारक। फैक्टर या कारक, एलिल या जीन का मतलब होता है किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाला आनुवंशिक इकाई, वह कहलाती है फैक्टर, एलिल या जीन। जैसे लंबेपन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा फैक्टर प्रयुक्त किया जाता है, कैपिटल टी, या इसी को हम एलिल कहेंगे, इसी को हम जीन कहेंगे। तो पहला टर्म समझ में आया, फैक्टर, एलिल या जीन। सेकंड टर्म होता है यूनिट कैरेक्टर। यूनिट कैरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं हम इकाई लक्षण। क्या बोलते हैं, इकाई लक्षण। किसी भी जीव में जो निश्चित लक्षण पाए जाते हैं वो एक से अधिक रूपों में भी हो सकते हैं। उन एक से अधिक रूपों को हम क्या बोलते हैं, यूनिट कैरेक्टर या इकाई लक्षण कहते हैं। जैसे हमने लिया कि ये जो लेंथ है, एक लक्षण कौन सा है किसी जीव का, लेंथ। तो लेंथ में वो क्या हो सकता है, टॉल भी हो सकता है और डॉर्फ भी हो सकता है। एक से अधिक उसके क्या है, लक्षण होते हैं या रूप होते हैं। इन रूपों को ही हम यूनिट कैरेक्टर या इकाई लक्षण कहते हैं। अर्थात किसी भी जीव में पाए जाने वाले एक लक्षण के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं, इकाई लक्षण कहलाते हैं। फिर तीसरा टर्म इसी में आता है एलिल से एक शब्द और होता है एलिलोमॉर्फ। क्या शब्द है, एलिलोमॉर्फ। इसको हम हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। इसको बोलते हैं एलिल को विकल्प हिंदी में। जहां तक हो सके जेनेटिक्स की टर्म आप इंग्लिश में ही यूज करना, क्योंकि इंग्लिश में यूज करने से क्या होगा, आपको समझ में शीघ्रता से आएगा। एलिलोमॉर्फ का मतलब क्या होता है, युग्म विकल्पी। युग्म शब्द क्यों लगा है कि जो जीन्स होते हैं वो हमेशा किसमें पाए जाते हैं, पेयर, जोड़ों में पाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो सिंगल टी ना लिखकर क्या लिखा है, टीटी। मतलब एक जीन, एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए जीन्स क्या होते हैं, जोड़ों में होते हैं और इन जोड़ों को ही हम युग्म या एलील बोलते हैं। एलिलोमॉर्फ क्या है, युग्म विकल्प। कि किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए जो युग्म उपस्थित होता है उसका अप्रभावी रूपी क्या कहलाता है, उसका विकल्प या एलिलोमॉर्फ कहलाता है। जैसे लंबेपन के लिए टीटी है तो ये है एलिल, और इसका जो एलिलोमॉर्फ होगा वो होगा स्मॉल टीटी। तो एलिलोमॉर्फ समझ में आया, किसी भी जीन के जो दोनों लक्षण होते हैं उनका विपरीत या अप्रभावी रूपी क्या कहलाता है, अपोजिट रूप क्या कहलाएगा, उसका एलिलोमॉर्फ कहलाता है। ऐसे कैपिटल टीटी का स्मॉल टीटी कहलाएगा। यदि रेड कलर के लिए कैपिटल आर है तो उसका अपोजिट स्मॉल, ये एलील है और ये एलिलोमॉर्फ। तो एलील और एलिलोमॉर्फ समझ में आए। फिर हम आगे चलते हैं।
अगला टर्म रहेगा इसी में होमोजाइगस। आप इस तरह से इनकी स्टडी कर सकते हो। मैं पहले के वीडियोस में ही आपको बता सकती हूँ और बताया भी है मैंने आपको कि आपको क्या करना है, इस तरह के टर्म यूज करना। होमोजाइगस स्पेलिंग कठिन लगती है तो इस तरह के टर्म यूज करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं समयुग्मजी। क्या बोलेंगे हम? समयुग्मजी, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब है, नाम ही मालूम चल रहा है कि जब किसी भी कारक के दोनों जोड़े, ये कारक एक को हम कारक बोलते हैं, किसी भी जीन के कारक के दोनों जोड़े क्या होते हैं? समान होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे कैपिटल टी होमोजाइगस है, कैपिटल आर होमोजाइगस, स्मॉल टी स्मॉल आर। जब किसी भी कारक के जीन के जोड़े के दोनों कारक, जीन के जोड़े के दोनों कारक समान होते हैं तो हम इस कंडीशन को होमोजाइगस कहते हैं। नेक्स्ट आएगा इसी से मिलता जुलता टर्म है हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, होमो मीन्स सिमिलर, हेट्रो मीन्स डिफरेंट या विभिन्न प्रकार की। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि जब किसी भी जीन के जोड़े के दोनों कारक कैसे होते हैं? असमान होते हैं, तो उसे हम हेट्रोजाइगस या क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी कहते हैं। क्योंकि कैपिटल एक ये है तो ये कहलाएगा युग्मक। क्या कहलाता है? युग्मक। तो इस कारण हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी और समयुग्मजी। जैसे हम इसका एग्जांपल देंगे हेट्रोजाइगस का, तो क्या होगा हेट्रोजाइगस का एग्जांपल? अब हम कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, दोनों ही कैसे रहेंगे? एलिलोमार्फ उपस्थित होती है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब जब किसी जीन के जोड़े के दोनों कारक असमान होते हैं तो हम उस एक हेट्रोजाइगस जीव कहते हैं, इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस कहलाता है या विषम युग्मजी कहलाता है। और इसी विषम युग्मजी को हम क्या बोल सकते हैं? ये कहलाएगा हाइब्रिड। ये कैसा होता है? हमेशा संकर या हाइब्रिड। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं क्योंकि ये वर्ड भी कई बार काम में आएगा आपको। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड का मतलब होता है संकर जीव। इस प्रकार के जीव जिसमें कि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं, पेरेंट्स के लक्षण पाए जाते हैं, तो वह जीव कहलाता है हाइब्रिड या संकर कहलाता है। जैसे हमने स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये क्या कहलाएगा? संकर कहलाएगा क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर भी है, रिसेसिव कैरेक्टर, प्रभावी लक्षण भी है, अप्रभावी भी है। ये कहलाते हैं हाइब्रिड या संकर। ये कभी भी शुद्ध या प्योर नहीं होते क्योंकि इसमें दोनों के लक्षण होते हैं, तो ये हाइब्रिड है। नेक्स्ट हम और आगे टर्म चलते हैं, तो उस टर्म में क्या आपको समझ में आना चाहिए? कुछ टर्म है F1, F2, F3। तो ये सब क्या है? F1, F2, F3। जब हम मेंडल्स के नियम पढ़ेंगे तो ये सब टर्म आएंगे। तो ये कहलाती है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन, थर्ड फीलियल जनरेशन। क्योंकि मेंडल्स ने जो वर्क किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, वो उसने 7th जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन मतलब ये कब बनेगी? कब बनती है? जब पेरेंट्स क्रॉस करते हैं, मेल और फीमेल पेरेंट्स जब क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करने में क्या होता है? सबसे पहले क्रिया कौन सी होती है? गैमेटोजेनेसिस। कौन सी क्रिया हो रही है? गैमेटोजेनेसिस की क्रिया। ये है पेरेंट्स। इसको एक बार आप समझ लेंगे तो हर जगह आपको काम में आएगा। ये है पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। ये क्या है? क्रॉस का निशान। क्रॉस का मतलब क्या होता है? जब मेल और फीमेल को क्या किया जाता है? आपस में मिलाया जाता है, तो वह घटना क्रॉस कहलाती है। अब पेरेंट्स
पेरेंट्स में फिर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो कौन सी क्रिया होती है, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जन्म। जब युग्मक जन्म होता है तो इन दोनों में से एक इधर ले लेते हैं, इन दोनों में से एक, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होगा आधा हो जाएगा। ये क्या बन चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया हो गई है, और इनको क्या बोलते हैं हम, गैमेट। क्या कहलाए ये, गैमेट कहलाए। अब क्या होता है, ये गैमेट दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, निषेचन होता है, तो टी और टी दोनों के गुण आ जाते हैं, तो यह कहलाएगी F1। अगर से फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या कहलाएगी, कि जब पेरेंट्स के क्रॉस से प्रथम संतान या ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है, तो उस जनरेशन को हम F1 या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। अब आता है F, तो F2 में क्या रहेगा, जब F1 का ही हम क्रॉस करवा देंगे फिर से, तो वह जो जनरेशन बनेगी तो वो कहलाएगी F2 जनरेशन। किसी से भी करवाओ, जब F1 का क्रॉस हम कराते हैं किसी अन्य जीव से, तो जो बनने वाली जनरेशन कहलाएगी F2 जनरेशन। जैसे हमने TT का क्रॉस TT से ही करवा दिया, तो इसका क्रॉस करवाएंगे हम सबसे पहले कैपिटल T का इस T से, तो ये बनी T और T। फिर इसी T का हमने क्रॉस करवाया इस स्मॉल T से, तो कैपिटल T और स्मॉल T वैसे की वैसी लिखती। फिर इस स्मॉल T का क्रॉस करवाया आपने इस कैपिटल T से, तो पहले कैपिटल लिखते हैं फिर स्मॉल लिखते हैं, तो ये TT लिखती। फिर इसी T का क्रॉस करवाया आपने स्मॉल T से, तो ये इस तरह से। तो ये जो जनरेशन बनी है, ये जनरेशन कहलाती है F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन समझ में आई कि किस तरह से F1 यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F2 यानी सेकंड फिलियल जनरेशन, ये टर्म मेंडल्स के नियम में आएंगे। अब आता है नया टर्म, जो हमने क्रॉस पढ़ा है, मेल और फीमेल को मिलाने की घटना को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कहते हैं। तो ये क्रॉस भी कई प्रकार के होते हैं, किस तरह से हम इनको समझ सकते हैं, समझिए। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्रॉस। ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं आपसे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो कई प्रकार के क्रॉस हैं जो आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, तो उत्तर देना आपको है। और उत्तर हम किस तरह से देते हैं एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि वह प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है वो कितने नंबर का है। 1 नंबर का है तो हम उस हिसाब से देंगे, 2 नंबर का प्रश्न है तो हम उस हिसाब से देंगे, और जब 4 नंबर का प्रश्न है तो उसको और अधिक इलाबरेट कर देंगे और उस हिसाब से देंगे। एक ही प्रश्न को हम 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और निबंधात्मक प्रश्न में भी दे सकते हैं। तो ये सभी क्रॉस इस तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। क्रॉस के प्रकार सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, नाम से मालूम चल रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स एक, मोनो का मीन्स क्या है, सिंगल। तो क्रॉस जब हम करवाते हैं तो हम किसी न किसी कैरेक्टर्स को लेकर करवाते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि 1 नंबर में डेफिनेशन आती है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि जब सिंगल कैरेक्टर को लेकर, किसको लेकर, सिंगल कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस करवाते हैं तो उस क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक ही लक्षण को लेकर क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक संकर क्रॉस कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, इसी को मान लीजिए 2 नंबर में जाए तो हम और अधिक करेंगे। जैसे हमने एक कैरेक्टर लिया लेंथ, जब हम लंबाई को लेकर क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, तो वह कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस। इसमें क्या रहेगा, जैसे हमने कैपिटल TT लिया,
इसको स्मॉल टी लिया, कैरेक्टर कौन सा ले रहे हैं, लेंथ। और जब ये डिटेल हो जाएगा 3 नंबर में तो हम इधर लिखेंगे लेंथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर आप लिखेंगे टॉल प्लांट। इसी को हम 3 नंबर में करेंगे। इधर लिखोगे आप डॉट प्लांट, क्या है, बौना पौधा, ये लंबा पौधा, ये बौना पौधा। मेल और फीमेल, इधर से लिखा करें, इधर भी लिख सकते हैं आप इनको, मेल और फीमेल। फिर वही क्रिया, सबसे पहले क्या करेंगे आप, गैमेटोजेनेसिस, इसमें से एक गैमेट लिया, इसमें से गैमेट लिया टी, और इस तरह से ये एफ बनना है। तो ये कहलाएगा मोनोहेब्रिड क्रॉस। ये आउटलाइन डायग्राम या रेखा चित्र आपको बनाना है और जो हम बोल रहे हैं उसको आपको लिखना है। लिखेंगे कैसे कि जब सिंगल कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस कराते हैं तो इस क्रॉस को हम मोनोहेब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने मटर के लंबेपन के गुण को लेकर जब क्रॉस किया तो हमने मटर के लंबे पौधे का क्रॉस मटर के बौने पौधे से किया और इसके बाद गैमेट प्राप्त हुए। गैमेट प्राप्त होने के बाद हमको F1 जनरेशन प्राप्त हुई, जो कि बाहर से देखने पर कैसी दिखाई दे रही है, टॉल दिखाई दे रही है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो। अब आता है इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस नाम से मालूम चलता है, डाई मीन्स दो। सेम वही कोई डेफिनेशन रहेगी कि जब हम दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे पहले आपने सिर्फ क्या लिया था, लंबाई में। अब हम लंबाई के साथ मान लीजिए दूसरा कैरेक्टर ले लेते हैं, या फिर हम ले लेते हैं दूसरा कैरेक्टर, ऐसे हमने ले लिया इसमें कैपिटल बाय कैपिटल आर। ये दो लक्षण ले, कैपिटल वाई बाय कैपिटल आर आर का क्रॉस हमने कराया स्मॉल वाई स्मॉल आर। दो लक्षण कौन कौन से लिए, एक तो हमने लिया है इसमें कलर। कलर कौन सा लिया है, मान लीजिए येलो। दूसरा कैपिटल आर, येलो कलर बाय बाय। दूसरा हमने कौन सा कैरेक्टर लिया है, शेप ऑफ सीड, बीज की आकृति। दो लक्षण हो गए, एक तो ले लिया कलर और दूसरा ले लिया शेप ऑफ सीड, आकृति। दो लक्षणों को लेकर हमने क्रॉस कराया। तो इसका लक्षण क्या लिया है हमने, शेप कौन सा लिया, राउंड। कैसे लिया, गोल बीज। इसको डिनोट किससे किया है हमने, कैपिटल आर। क्योंकि जब भी हम क्रॉस कराते हैं तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर रहता है और दूसरा उसका क्या रहता है, अपोजिट कैरेक्टर रहता है। तो कैपिटल वाई वाई का येलो कलर, तो स्मॉल वाई वाई क्या हो गया इसमें, ग्रीन। कैपिटल आर आर क्या है, राउंड गोल बीज है, तो स्मॉल आर आर क्या हो गया, झुर्रीदार, मीन्स रिंकल्ड। कैसे कीजिए, रिंकल्ड। कहने का मतलब यह है कि जब हम दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उस क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे जब हम मटर के कलर और उसके बीज की आकृति दोनों को लेकर क्रॉस कराएंगे तो इस प्रकार का क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। अब हम इस क्रॉस को या इस क्रॉस को जब और अधिक पढ़ेंगे तो ये सब किसमें आ जाएंगे, ये आ जाएंगे मेंडल्स के नियम में। मेंडल का फर्स्ट नियम, मेंडल का थर्ड नियम, ये मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड होते हैं। तीसरा नियम डाइहाइब्रिड क्रॉस पर है और पहला और जो दूसरा नियम है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड होता है। तो समझ